नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 4 और 5 अक्टूबर का करंट अफेयर। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में उर्वरक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने 65 मंत्रालय और विभागों के मध्य तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह सर्वेक्षण कौन आयोजित करवाता है? यह सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्या अंतर है दोनों योजनाओं में। केंद्र प्रायोजित केंद्र क्षेत्र की जो योजना है उसमें तो 100% केंद्र उसका खर्चा उठाता है, लेकिन जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें जो पैसे हैं, जो वित्त है, उसका बंटवारा राज्य और केंद्र में कुछ अनुपात में किया जाता है। तो उन योजना और जो उसके मंत्रालय है उनके कार्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस DMEO द्वारा ये जारी किया गया है। DGQI प्रक्रिया मंत्रालय विभागों में डेटा संबंधी तत्परता के स्तर की एक स्वमूल्यांकन आधारित समीक्षा है जो उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देगी और सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनके माध्यम से सीखने और सहयोग के समकक्ष इनमें आपस में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा कि अगली बार मेरी रैंक अच्छे से आए तो वो अच्छा काम करेंगे और उनको एक काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। इस प्रकार से यह उत्पादकता भी बढ़ाएगा मंत्रालय और विभागों की। और इसमें सर्वेक्षण में जो 6 प्रमुख विषय हैं उनके तहत ऑनलाइन प्रश्नावली तैयार की गई थी। डेटा उत्पादन, डेटा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता तथा केस स्टडी। प्रत्यक्ष रूप से अप्रासंगिक तुलनाओं से बचने के लिए मंत्रालयों विभागों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसके तहत 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन सी 6 श्रेणियाँ? प्रशासनिक श्रेणी, रणनीतिक श्रेणी, आधारभूत संरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक। और जो ये कार्यालय है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय के बारे में। यह नीति आयोग के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। इसका उद्देश्य संगठन की निगरानी और मूल्यांकन संबंधी अधिदेश को पूर्ण करना तथा देश में M&E पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। निगरानी और मूल्यांकन। DMEO का उद्देश्य डेटा संचालित नीति को सक्षम बनाना, परिणामों की कठोर निगरानी। ये गुड गवर्नेंस के तहत आता है ना, तो मेंस के लिए ये गुड गवर्नेंस के पार्ट है जो उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले करंट अफेयर से। एक बार फिर बॉक्स में दी गई है केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्र क्षेत्र की योजनाओं के बारे में। ये पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है CS, उसमें केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होता है और केंद्र सरकार द्वारा ही इनका क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। तो अगर प्री में कूट बनता है कि जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती है उनका 100% वित्त पोषित केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन उनको राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो राज्य द्वारा लागू नहीं किया जाता है, इनको लागू किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र द्वारा किया जाता है। और वित्त पोषित भी केंद्र ही करता है। तो ये वाला ध्यान देने की बात है, वित्त पोषित और क्रियान्वयन दोनों ही काम कौन करता है? केंद्र करता है। और ये मुख्य रूप से किस सूची के जो विषय हैं उन पर ये योजनाएं तैयार की जाती है? ओबियसली केंद्र वाली है तो संघ सूची के विषयों पर ये योजनाएं तैयार की जाती है। दूसरी आती है हमारे केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ये जो होती है CSS, इसके तहत निधि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्र और राज्यों में जैसे कि 50-50, 70 और 30, 75 और 25 या 90-10 के अनुपात में वहन किया जाता है। कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा ऐसी योजनाओं का। वर्तमान में 29 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। इनमें मुख्यतः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
कोर ऑफ द कोर स्कीम और कोर स्कीम। चलिए अगला प्रश्न देखते अगला करंट अफेयर देखते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समयोपरि यानी कि ओवर टाइम मजदूरी देने से इनकार करना श्रमिकों के जीवन के अधिकार का अपमान है। जीवन जीने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में। तो उस अधिकार के उल्लंघन बताया है। उच्चतम न्यायालय गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विरुद्ध एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कार्य के घंटों और मजदूरी के भुगतान के लिए नियोक्ताओं को अस्थायी छूट प्रदान करता है। तो इस संबंध में ये दिया गया है फैसला, अनुच्छेद 21 और 23। श्रमिकों के प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार और बलात् श्रम, जो बंधुआ मजदूरी वगैरह है, उसका उन्मूलन बलात् श्रम के विरुद्ध आता है अनुच्छेद 23 के तहत। तो ये देखना है आपको इसमें। और अनुच्छेद 142 भी इसमें इम्पोर्टेंट आया है करंट अफेयर में, इसके बारे में भी लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना है और उसको करंट से रिलेटेड करके। और जैसे अब मेंस भी होगा, तो जो जिनका प्री में सिलेक्शन हो पा रहा है, आपने आंसर की मिला ली होगी अभी, तो मेंस में लिखने के लिए भी ये आंसर क्वेश्चन अच्छा बन सकता है इसमें से। अगला करंट अफेयर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में राजद्रोह यानी कि सेडिशन के मामलों में वृद्धि हुई है, परंतु दोष सिद्ध दर अब तक की सबसे कम रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आप पे केस तो बहुत ज़्यादा लगाए इस केस के तहत, लेकिन उनको सज़ा नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की यहाँ पे रिपोर्ट दी हुई है। राजद्रोह का जो मामला है मेनली वो राज्य के विरुद्ध अपराधों को शामिल करता है। इसमें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, लोक संपत्ति नुकसान, ये वगैरह इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है रोमेश थापरवाद और केदारनाथ सिंहवाद, कन्हैया कुमारवाद। इनमें राजद्रोह कानून की परिधि को सीमित और पुनः परिभाषित किया गया है तथा सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान, विधि सम्मत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास तथा राज्य या जनता की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने जैसे कृत्य को इस कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का शुभारंभ किया है। यह दशक कब से कब तक होगा? वर्ष 2020 से वर्ष 2030 तक। इसका कब शुभारंभ किया गया है? 1 अक्टूबर को। ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, सोशल तो इम्पोर्टेंट इशू है। स्वस्थ वृद्धावस्था कार्यात्मक क्षमता को विकसित करने और उनके अनुरक्षण की प्रक्रिया को वृद्धावस्था में सकुशलता को बनाए रखती है। स्वस्थ वृद्धावस्था दशक अगस्त 2020 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके द्वारा समर्थित है। वृद्धजनों, उनके परिवारों, समुदायों जिनमें वह रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10 वर्षों की सहयोगात्मक कार्यवाही हेतु सरकारों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, पेशेवर, निजी आदि क्षेत्र को साथ लाने का ये अवसर है। भारत में DHA के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रयास किया जाएगा और जो अन्य विभाग और मंत्रालय है उनके साथ ही अंतर क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाएगा। भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों 60 वर्ष और उससे अधिक, उनका प्रतिशत ग्रामीण में कितना है? 6.6% और शहरों में 7.8% है। इनके लिए भारत में क्या क्या पहले की गई है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम हैं इसमें? आश्रय योजना, चिकित्सा देखभाल आदि बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। दूसरा, आर्थिक देखभाल के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास सेवाओं, सरल पहुंच के वृद्धावस्थजनों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी भारत के द्वारा। वृद्धावस्था जो दशक है, ये स्वस्थ वृद्धावस्था दशक 2020 से 2030, इसके लिए 10 प्राथमिकताएं तय की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। कौन कौन सी है 10 प्राथमिकताएं? पहली है नवाचार और परिवर्तन के लिए एक मंच की स्थापना। दूसरी है देश योजना,
यानी कि कंट्री योजना बनाई जाएगी, निर्माण और कार्यान्वयन का समर्थन करना। तीसरी है स्वस्थ वृद्धावस्था यानी कि हेल्थ एजिंग पर बेहतर वैश्विक डेटा एकत्रित करना। चौथी है वृद्धजनों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना। पांचवी है वृद्धजनों की आवश्यकताओं के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को संरेखित करना। छठी है प्रत्येक देश में दीर्घकालिक देखभाल प्रणाली हेतु आधार स्थापित करना। सातवीं है एकीकृत देखभाल के लिए आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करना। आठवीं है वृद्धावस्था का सामना करने के लिए एक वैश्विक अभियान प्रारंभ करना। नवीं पहल है निवेश के लिए आर्थिक आयामों को परिभाषित करना। और 10वीं और आखिरी पहल इस कार्यक्रम के तहत जो शुरू की जाएगी वो है वृद्धजन सहायक शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क को विस्तारित करना। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेक व्यक्ति गुड समरेटन्स के संरक्षण के लिए नियम प्रकाशित किए गए। ये नियम आए हैं, नेक व्यक्ति की सुरक्षा नामक एक नया खंड समाविष्ट किया गया है जो कि यह प्रावधान करता है कि कोई नेक व्यक्ति, संकट के समय सहायता करने वाला व्यक्ति, मोटरयान में हुई किसी दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को किसी क्षति या उसकी मृत्यु के लिए किसी सिविल अथवा आपराधिक जो कार्रवाई है दंडनीय उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अक्सर लोग बाग कोई सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो मदद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पुलिस फिर उन्हीं को परेशान करती है। अब क्या लगता है आपने इसकी जान क्यों बचाई, आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ क्या कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, कब देखा आपने इसको, तो ऐसे और उसी को फिर परेशान किया जाता है। तो उसको परेशान नहीं करे और मानववादी मूल्य को बढ़ावा मिले, इसलिए ये संशोधन इसमें किए गए हैं। विगत 10 वर्षों में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। प्रत्येक 4 लाख में से 3 लोग पुलिस उत्पीड़न, अस्पतालों में ही रोके रखने और लंबे समय तक कानूनी औपचारिकताओं के वजह से सड़कों पर घायल दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने में संकोच करते हैं। अब MORTH ने उन नियमों को प्रकाशित किया है जिनमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन सी? धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नेक व्यक्ति को उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किए जाने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब आपको परेशान नहीं किया जाएगा। नेक व्यक्ति को उसके नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि वह स्वेच्छा से इन सूचनाओं की जानकारी देने के विकल्प का चयन कर सकता है। प्रत्येक सार्वजनिक और निजी अस्पताल इस अधिनियम के तहत नेक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख करने वाले हिंदी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेंगे। अगला है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस मामले में गवाह बनने के लिए सहमत हो गया है जिसके लिए उसने नेक व्यक्ति के रूप में कार्य किया है, तो उससे पूछताछ के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश और प्राथमिकताओं का प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। नेक व्यक्ति ने ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सद्भावपूर्वक, स्वैच्छिक रूप से और बिना किसी पारितोष या अनुतोषकीय प्रत्याशा के दुर्घटना स्थल पर किसी पीड़ित व्यक्ति को आपातकाल चिकित्सीय या गैर चिकित्सीय देखरेख या सहायता उपलब्ध करवाता है, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार अब लोगों में इस पर जागरूकता पैदा करने के लिए भी दिशा निर्देश और उल्लेख करना होगा। हिंदी, अंग्रेजी में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में चार्टर प्रकाशित करना होगा। इससे क्या होगा, लोग जो एक्सीडेंट वाले हैं, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसकी मदद को आगे आएंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदन देने के लिए मंत्री स्तरीय पैनल, अंतर मंत्री स्तरीय समिति प्रस्तावों का निर्णय लिया गया है और ये कोविड-19 महामारी के तहत इसका किया गया है। चीन हो गए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान के साथ स्थलीय सीमा रखता है भारत। इसके बाद है दूसरी खबर है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को एक अतिरिक्त ऋण सीमा प्रदान की गई है। यूपी और आंध्रा को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण जो 2019-20 के लिए है सकल घरेलू उत्पाद उसमें 2% तक की अतिरिक्त ऋण सीमा की इनको अनुमति दी है। 1% हिस्सा 4 राज्य स्तरीय सुधारों के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के लिए
दूसरा है वो व्यवसाय करने के ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। चौथा है शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता सुधार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और व्यवसाय करने की सुगमता यानी कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए अतिरिक्त ऋण की भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अटल सुरंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एनटीपीसी वगैरह इनके एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, रेलवे के, पटवारी वगैरह के, और अपने आईएएस वालों के लिए ये जो भारत की सुरक्षा है उसके टॉपिक है उसमें आएगा, ये मेंस में क्वेश्चन बन सकता है अटल सुरंग से संबंधित। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी, तो पहला पॉइंट है विश्व की सबसे लंबी सुरंग है राजमार्ग सुरंग। और ये किससे किसको जोड़ती है? मनाली और लेह के मध्य सड़क मार्ग की दूरी 46 किलोमीटर तक कम करती है। मनाली और लेह के मध्य कितनी किलोमीटर? 46। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को संपूर्ण वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पूर्व इस घाटी तक जाने वाला मार्ग प्रत्येक वर्ष लगभग 6 महीने तक अत्यधिक हिमपात के कारण बंद रहता था। तो 9.02 किलोमीटर सुरंग की लंबाई हो गई। मनाली को किससे जोड़ रही है? लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ रहा है। यह सुरंग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर। कुछ और इम्पोर्टेंट खबर है जो अभी रही है चर्चा में। जल शक्ति मंत्रालय ने विद्यालयों में जल की आपूर्ति के लिए 100 दिनों का अभियान प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय जल शक्ति मिशन, इसके तहत ये अभियान शुरू किया गया है। दूसरा है बोंगो सागर, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास का द्वितीय संस्करण है जिसका नाम है बोंगो सागर। बांग्लादेश और भारत के मध्य सैन्य अभ्यास संप्रीति है, INSBN कॉर्पेट है। संप्रीति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है लगभग, या मिलाने में आ जाता है कि संप्रीति किसके साथ है, सूर्य किरण किसके साथ है, तो ये आपको रखना। इसके बाद दूसरा है एंटीसेरा, ये बायोलॉजिकल ई से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से अत्यधिक शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है। इसका उपयोग कोविड-19 की रोकथाम और इसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा और ये प्लाज्मा थेरेपी के समान कार्य करता है। एंटीबॉडीज होती है वायरल संक्रमण की उपस्थिति। अगला है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, जो जनजातियाँ उनके लिए ये उनके उत्पादों को ट्राइफेड है बेचने के लिए, तो ट्राइफेड ने इसको शुरू किया है। इसमें NGO SGO की भी भूमिका रहेगी और ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से भी जोड़ेगा। इसके बाद आता है पाकुड़ शहद, कहाँ पे पाया जाता है पाकुड़ शहद? ये झारखंड में पाया जाता है। कौन? पहाड़िया जनजातियों विशेषकर इन पे पाया जाता है। ये शुद्ध और एक शुद्ध है और बहुपुष्पी शहद है। यह मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित पराग और पुष्परस से निर्मित 100% प्राकृतिक है और एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक विटामिन पोषक तत्व इनके लिए गुण का उत्तम स्रोत है। क्या इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है? GI टैग, अभी तक इसको GI टैग नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अगली बार वापस हम आपसे मिलेंगे नया करंट अफेयर लेकर।